डर के मारे वो बंदा उनको पैसे देता है और देता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता। तो क्या इसका कोई ऐसा मैकेनिज्म है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप लोगों को अप्रोच कर सकता है? डिजिटल अरेस्ट ने न्यूज़ पकड़ लिए, हाइप पकड़ लिए, बट लोन ऐप के फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। एंड वी हैव पर्सनली सीन ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें लोगों ने लोन ऐप्स के माध्यम से लोन लिया, उनको इतना प्रेशर आया, कॉल्स आए, प्रताड़ित किया गया कि फाइनली दे हैड टू कमिट सुसाइड। मुझे समझ में नहीं आता सर, ये डिजिटल अरेस्ट्स के थ्रू कैसे इतना पैसा इधर से उधर हो रहा है आजकल। तो साइबर फ्रॉड केवल ऐसे नहीं होता कि सामने वाला फ्रॉडस्टर ही आपको कॉल करेगा, कई बार आप उनको रीच आउट करेंगे। सर अभी महाकुंभ चल रहा है, एक मास गैदरिंग हो रही है वहाँ पे, क्या वहाँ पे भी चांसेस होते हैं साइबर क्राइम के? जिसके साथ में आपका जो जो फ्रंट कैमरा है उससे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी रिकॉर्ड होता है। एंड देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू। वो आपके फेसबुक पे कॉन्टैक्ट्स को मेल करेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे मेल करेंगे, आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को मेल करेंगे कि हमको वायरल कर देंगे, आप वरना पैसे दीजिए। सर जैसा आपने बताया कि इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं स्कैमर्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी क्रांति ला चुकी है डिजिटल वर्ल्ड में, तो क्या स्कैमर्स को ये फ़ायदा पहुंचाएगी या इसका कैसे यूज़ करते होंगे? या आपके नाम पे पार्सल आया है, उसमें ड्रग्स मिली है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कि आपके बैंक अकाउंट में टेरर फंडिंग का पैसा आया है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किसी भी प्रकार से अगर आपको डराया जाता है, आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले तो मध्य प्रदेश में बढ़ते साइबर क्राइम को देखते हुए और इंटरनेट सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक महत्वपूर्ण विशेष अभियान, जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसके तहत पुलिस विभाग द्वारा अलग अलग जगह जाके लोगों को साइबर फ्रॉड से बचने के लिए अवेयर किया गया। इसी जागरूकता अभियान के बारे में आज हम और ज़्यादा जानने के लिए आए हैं डीसीपी इंदौर अभिनय विश्वकर्मा जी के ऑफिस में। आइए हम रूबरू होते हैं अभिनय सर से। सर सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट शो में रूबरू विद चौबे। आपने समय दिया, थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये सेफर इंटरनेट डे क्या है? जी देखिए, मध्य प्रदेश पुलिस में रिस्पेक्टेड डीजी सर के द्वारा एक सेफ क्लिक अभियान चलाया गया, जो कि 1 फरवरी से 11 फरवरी के बीच में चलाया गया, जिसमें जो मुख्य हमारा उद्देश्य था वो यह था कि जितने भी ऐसे साइबर फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें कहीं न कहीं एक लैक ऑफ अवेयरनेस, जो जागरूकता की कमी है, वह मेजर कारण निकल कर के आया है। जिस कारण से हमने सोचा कि जितनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी, उतना ज़्यादा संभावना है कि हम साइबर क्राइम को होने से रोक सकें, जो कि बहुत पुरानी कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो उसी उद्देश्य, उसी विज़न को लेकर के ये सेफ क्लिक अभियान पूरा चलाया गया। एंड उसी अभियान के अंतर्गत में एक सेफ़र इंटरनेट डे भी हमने इसमें शामिल किया, जिसमें हमने सभी प्रकार के माध्यमों से एक अवेयरनेस फैलाने का प्रयास किया कि किस प्रकार से आपको एक साइबर सिक्योरिटी की हाइजीन रखनी है, किस प्रकार से आपको अवेयर रहना है कि चाहे वो वेबसाइट्स हों, चाहे वो सोशल मीडिया के ऐप्स हों, या फिर आपके साथ तरह-तरह के जो कॉल्स आपको रिसीव होते हैं, तो उसमें किस प्रकार से आपको अलर्ट रहना है कि कहाँ पर फ्रॉडस्टर आपको परेशान कर रहा है या कौन-सा जेन्युइन कॉल है। तो बेसिकली इस उद्देश्य के साथ में ये साइबर सेफ क्लिक अभियान चलाया गया था, जो कि लगातार 11 दिन चला है। हमने स्कूल्स में, कॉलेजेस में और जो अन्य इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर जैसे कि कॉलेज, हॉस्टल्स हो गए या फिर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हो गए, यहाँ पर जितनी ज़्यादा यंग जनरेशन है उनको हमने रीच आउट किया है। स्कूल्स में छोटे बच्चों को रीच आउट किया है, एंड इनके माध्यम से हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को रीच आउट करने का प्रयास किया है जो कि अब उम्र में बड़े हो गए हैं। इनके जैसे पेरेंट्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, इनको रीच आउट करने के लिए हमारे पास इनके बच्चों को रीच आउट करना सबसे आसान है, और इनके माध्यम से हमने उनको रीच आउट करने का प्रयास किया है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी लगातार एफर्ट्स लगा रही है कि सभी लोगों को रीच आउट करें, एंड साइबर फ्रॉड्स किस प्रकार से हो रहे हैं उसकी जानकारी दें। आप लोग सब लोग जानते होंगे कि इस समय जब आप किसी को कॉल लगाते हैं तो जो हेलो ट्यून आपको मिलती है उसमें भी साइबर सिक्योरिटी और साइबर फ्रॉड के बारे में आपको एक छोटा सा मैसेज होता है, जिससे आपको बताया जाता है कि आपको किस प्रकार से बचना है। तो ओवरऑल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश सरकार एंड एमपी पुलिस सबका एक कॉन्सेंट्रेट एफर्ट है, जिसमें कि हम अवेयरनेस को बढ़ा सकें। एंड अच्छी बात ये है कि जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, वी आर सीइंग अ रिडक्शन इन द रजिस्ट्रेशन एंड द इंफॉर्मेशन ऑफ दीज टाइप ऑफ क्राइम्स। सर आपने बताया वेबसाइट्स और कॉल के बारे में आपने बताया, तो आजकल कई बड़े इंस्टीट्यूशंस हो गए, होटल्स हो गए, कोचिंग इंस्टीट्यूट, कॉलेजेस, स्कूल्स,
या कोई कोरियर सर्विस है या ट्रांसपोर्टेशन की कोई सर्विसेज है, इनकी फेक वेबसाइट्स देखने को मिलती है। उस पे जाके लोग पेमेंट कर देते हैं बट उनको वो सर्विसेज नहीं मिलती है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी देखिए, आपने बहुत ही अच्छा एक कारण पकड़ा है ये। हमने कई ऐसे क्राइम्स देखे हैं जिसमें कि जो ऑफ़िशियल वेबसाइट्स होती हैं या जो ऑफ़िशियल ब्रांड्स होते हैं, उनको रीच आउट करने के लिए जो आम इंसान है वो गूगल पे जाता है और उस पर्टिकुलर वेबसाइट का नाम लिखता है एंड वो सर्च करता है। गूगल में एक सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन करके एक एल्गोरिदम लगाई जाती है जिसमें कि कई प्रकार से कौन-सी वेबसाइट ऊपर डिस्प्ले होगी, कौन-सी वेबसाइट नीचे डिस्प्ले होगी, इसके अकॉर्डिंगली वो चलता है। जितने भी ये स्कैमस्टर्स हैं, फ्रॉडस्टर्स हैं, इन लोगों ने ये एसईओ ऑप्टिमाइज़ेशन पे बहुत काम किया है, जिस कारण से उनका जो वेबसाइट होता है, जो कि एक फ्रॉड वेबसाइट है, वो ऊपर सरफेस करने लगता है एंड जो एक्चुअल वेबसाइट है, वो नीचे सरफेस करती है। जिसके कारण से जो आम इंसान है, जो गूगल में जा कर के सर्च कर रहा है, वो वल्नरेबल होता है कि उन चीज़ों को क्लिक कर लेगा। अब इसमें पहचानने के तरीके कई होते हैं, बट सबसे इम्पोर्टेंट तरीका ये है कि आप जब भी किसी वेबसाइट को विज़िट कर रहे हैं, तो उस वेबसाइट में आप देखिए कि जो वेबसाइट का डोमेन है, वो डोमेन में कहीं भी ऐसा कोई अल्फ़ा न्यूमेरिक टर्म है क्या? मतलब कोई नंबर लिखा हुआ है या फिर जैसे आपका अमेज़न है, अमेज़न की वेबसाइट को आपने अगर सर्च किया और अमेज़न की जो वेबसाइट आपने खोली है, उसमें AMAZON डॉट इन है, दैट मीन्स कि वो सही वेबसाइट है। बट अगर 2 ज़ेड हैं, दैट मीन्स कि हो सकता है कि किसी फ्रॉडस्टर ने एक डबल जेड वाला डोमेन ले लिया है और उसका फ्रंट जो यूज़र इंटरफेस है वो पूरा अमेज़न की तरह बना दिया है और वहाँ पे जाके अगर आप कुछ शॉपिंग करेंगे और वहाँ कहीं पेमेंट करेंगे तो डेफिनेटली इट इज़ नॉट गोइंग टू द एक्चुअल अमेज़न वेबसाइट एंड इट इज़ गोइंग टू सम अदर वेबसाइट, जहाँ पर आप ना ही कोई रिफंड क्लेम कर सकते हैं, ना ही उनके बारे में ग्रीवांस रेज कर सकते हैं। तो इसमें मेरी रिक्वेस्ट सबसे पहले तो जितने भी ऐसे ब्रांड ओनर्स हैं, जितनी भी ऐसी वेबसाइट्स हैं, सबसे पहले तो वो अपने लेवल पे ये चेक करें कि उनके कितने डुप्लीकेट्स, फर्स्ट कॉपीज़ या सेकंड कॉपीज़ ऑनलाइन मार्केट में अवेलेबल हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि बहुत सारे पायरेटेड वर्जन्स ऑफ ब्रांड्स मार्केट में, जो ऑफलाइन मार्केट होता है वहाँ अवेलेबल होते हैं। तो वहाँ पे कॉपीराइट एक्ट, ट्रेडमार्क एक्ट, इस प्रकार से बहुत सारे अन्य मेथड्स हैं जिसके माध्यम से ब्रांड्स कोशिश करते हैं कि उनकी प्रोडक्ट का पायरेटेड वर्जन मार्केट में ना जाए। इसी प्रकार से ब्रांड्स को अपना जो ऑनलाइन प्रेजेंस है उसमें भी एफर्ट डालना चाहिए कि पायरेटेड या फिर फिशिंग वेबसाइट्स जो होती हैं, जो कि उनकी वेबसाइट्स के डोमेन नेम से मिलती जुलती हों, उसको फिल्टर आउट करें, सर्च करें एंड उन पे एक्शन लें। कुछ एक्शन अगर नहीं होता है तो कम से कम उनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट्स हैं उसमें डिस्क्लेमर्स दें कि इस प्रकार से वेबसाइट एग्जिस्ट कर रही है जो कि एज अ प्रिटेंड करती है कि वो हमारी वेबसाइट है, परंतु हमारी वेबसाइट नहीं है वो। डिस्क्लेमर्स ओरिजिनल वेबसाइट्स पे चलाएं। जितने मल्टीपल मार्केटिंग एड्स चलते हैं सभी ब्रांड्स के, उसमें भी अगर आपको पता चलता है कि ऐसी कोई वेबसाइट है जो सरफेस में है, तो आप उसमें डिस्क्लेमर्स दें ताकि एक जनरल अवेयरनेस जाए कि ऐसी वेबसाइट से बच के रहना है। जो कस्टमर्स हैं, जो यूज़र एंड्स हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आप हमेशा डोमेन नेम को चेक करें। जब भी आप पेमेंट करने जा रहे हैं तो जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, HTTP प्रोटोकॉल जो होता है, उसके अलावा एक सिक्योर्ड वाला प्रोटोकॉल भी होता है, HTTPS, जो कि अब मोर सिक्योर प्लेटफॉर्म है जहाँ पर पेमेंट गेटवेज होते हैं। तो हम देखें कि वो वेबसाइट में वो है कि नहीं है, वेबसाइट के नाम को चेक करें। वेबसाइट में ओरिजिनलिटी चेक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप उस वेबसाइट में कितनी ज़्यादा फिनिश है। मतलब अगर एक प्रॉपर वेबसाइट ब्रांड की होती है तो जनरली चांस ये होगा कि वेबसाइट बहुत ही अच्छे तरीके से ऑपरेट हो रही होगी, उसमें रिफ्रेशिंग, उसमें उसकी जो फंक्शनैलिटीज़ हैं वो बहुत अच्छी चल रही होंगी। परंतु अगर कोई फिशिंग वेबसाइट है जो कि एक दूसरी वेबसाइट को क्लोन करते हुए बनाई गई है, उसमें जनरली जो फंक्शनैलिटी होती है वो भी कई बार गड़बड़ दिखती है। तो हमको उस प्रकार से अलर्ट रहना है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है कि जब आप किसी ऐसी फिशिंग वेबसाइट पे अगर चले भी गए हैं, जो कि बहुत पॉसिबल है क्योंकि जो एसईओ ऑप्टिमाइजेशन के मेथड्स हैं उससे कई बार फेक वेबसाइट्स भी ऊपर आ जाती हैं। अगर आप चले भी गए हैं तो जब आप पेमेंट करने जा रहे हैं, जब आपने किसी भी चीज़ का पेमेंट किया, जब आप एक्चुअल अपने अकाउंट से पैसा निकालने वाले हैं, तब आप डबल चेक करें कि किस डोमेन पे मैं रीडायरेक्ट हो रहा हूँ, वो डोमेन रजिस्टर्ड पेमेंट गेटवेज हैं कि नहीं है। आपको शक हो रहा है, आप पेमेंट कैंसिल कर दीजिए, पहले गूगल में जाके दोबारा चेक करिए कि ये पेयू का गेटवे है, ये पेटीएम का गेटवे है, रेजर पे का गेटवे है या मैनी अदर गेटवेज। आप उसके बारे में ऑथेंटिसिटी चेक करें। पेमेंट करने से पहले अगर आपने, जो हम जनरली आप देखते होंगे जैसे गूगल में आप जीमेल लॉगिन करते हैं तो 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन की बात हम करते हैं। आप पासवर्ड डालते हैं, फिर OTP आता है, कई बार टीपिन भी आता है। इसी प्रकार से जब भी आप पेमेंट कर रहे हैं किसी भी वेबसाइट पे, तो यूज़र का ये होना चाहिए कि आप खुद ही 2 बार उसको चेक करें
जिस भी वेबसाइट पे आपको डायरेक्ट किया गया, आप उसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करें। पेमेंट करने से पहले आप वो चेक करें कितना पेमेंट हो रहा है। कई बार फिशिंग वेबसाइट्स में ये भी होता है कि आपने 200 रुपये टाइप किया और वो 2000 हो गया, 20,000 हो गया। आपने पॉइंट को नहीं देखा, वहाँ मिस्टेक हो जाती है। तो जब भी आपका पेमेंट हो रहा है, अगर आप उसको 2 बार चेक करना का एक हैबिट बना लेंगे, वो एक हाइजीन बना लेंगे, तो आप देखेंगे कि वो जो चांसेस हैं फ्रॉड आपके साथ में होने के, वो रिड्यूस होंगे। और अल्टीमेटली साइबर फ्रॉड का उद्देश्य एक ही है लोगों का, आपके अकाउंट से पैसा उनके अकाउंट में लेके जाना। अगर आप उस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं, उसमें आप थोड़ा सा अलर्ट हैं, तो बहुत चांसेस है कि आपके साथ में साइबर फ्रॉड नहीं होगा। सर, डिजिटल अरेस्ट की कुछ अफवाहें सुनने में आती हैं कि डिजिटल अरेस्ट करके लोगों ने करोड़ों रुपए बड़े बड़े ऑफिसर्स या बिजनेसमैन से ठग लिए हैं। मुझे समझ में नहीं आता सर, ये डिजिटल अरेस्ट के थ्रू कैसे इतना पैसा इधर से उधर हो रहा है आजकल। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बात क्लियर करूँगा कि डिजिटल अरेस्ट किसी भी प्रकार की अफ़वाह नहीं है। लगभग 24,000 से ज़्यादा ऐसे केसेस रजिस्टर हुए हैं लास्ट ईयर में और अभी तक मिला करके, जिसमें बहुत सारे लोगों को डिजिटल अरेस्ट का डर दिखा करके, उनको 2-2 3-3 दिन डिजिटल अरेस्ट करके, मतलब डिजिटल अरेस्ट से मेरा मतलब है स्काइप के माध्यम से या किसी और वीडियो कॉन्फ्रेंस के वेबसाइट के माध्यम से या केवल व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से उन्हें कॉल पर ही एंगेज रखना, एक सिक्योरेटेड कमरे में बंद करके रखना और उनको डराना कि अगर वो इतना पेमेंट नहीं करते हैं तो देन उनको फिजिकली अरेस्ट किया जाएगा। फिजिकल अरेस्ट का जो डर है वो इतना भयावह इसलिए है क्योंकि अरेस्ट हमारी कंट्री में एक सोशल स्टेटस के साथ में जुड़ा हुआ है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि कोई भी यूनिफॉर्म्ड पर्सनल उसके घर में इस चीज़ के लिए आए कि उसने कुछ गलत किया है और उसको अरेस्ट किया जा रहा है। तो फिजिकल अरेस्ट को अवॉइड करने के लिए डिजिटल अरेस्ट को एज प्रलोभन बताया जाता है। जो फ्रॉडस्टर होता है वो आपको ये बताएगा कि अगर आपको फिजिकल अरेस्ट नहीं होना है तो फिलहाल आप डिजिटल अरेस्ट हो जाइए और हमारी जो शर्तें हैं आप उसको मानिए, अन्यथा आपको फिजिकल अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम बाहर ही खड़ी है, 2 मिनट में हम आपके घर पर टीम भेज देंगे, जिससे आदमी डर जाता है। तो ये प्रलोभन और भय, ये 2 भावनाओं को मिला करके वो आपको ट्रिगर करता है कि आप अपने अकाउंट्स का, अपने अकाउंट में जो एफडीज रजिस्टर्ड हुई हैं वो, और कई लोगों से मांग करके आप उनको पेमेंट करते हैं एंड बाद में आपको पता चलता है कि ये तो आपके साथ में फ्रॉड हुआ है। कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी जो है इस प्रकार से डिजिटल अरेस्ट करने का प्रावधान ना ही सीआरपीसी ना ही बीएनएसएस में कहीं भी नहीं है। तो कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो टीआरएआई हो, चाहे वो कस्टम्स हो, चाहे वो पुलिस एजेंसी हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो अन्य इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हों, उनके पास में ये प्रावधान नहीं है कि वो डिजिटल अरेस्ट कर सकें। डिजिटल अरेस्ट केवल और केवल फिजिकल अरेस्ट से बचने के लिए आपको एक प्रलोभन दिया जाता है, जिसके झांसे में व्यक्ति आ जाता है क्योंकि वो डर में रहता है। तो डिजिटल अरेस्ट बिल्कुल ये फ्रॉड हो रहा है लगातार, बहुत सारे लोगों के साथ में हुआ है। एंड अगर इसमें अमाउंट की मैं राशि बताऊं तो जो रीसेंट I4C की रिपोर्ट आई थी उसमें अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 7,000 करोड़ का फ्रॉड डिजिटल अरेस्ट वाले माध्यम से हुआ है। तो इससे हमें अलर्ट इस प्रकार से बस रहना है कि सबसे बेसिक पॉइंट तो ये है कि कोई भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इस प्रकार से नहीं करती है। अगर कोई गवर्नमेंट बॉडी आपको रीच आउट कर रही है कि आपका नाम पे सिम जो इशू हुआ है उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, या आपके नाम पे पार्सल आया है उसमें ड्रग्स मिली है, या फिर किसी भी अन्य प्रकार से कि आपके बैंक अकाउंट में टेरर फंडिंग का पैसा आया है, या फिर आपके बैंक अकाउंट में जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, किसी भी प्रकार से अगर आपको डराया जाता है, आप कुछ मत कीजिए। सबसे पहले तो उस कॉल को काट दीजिए, क्योंकि कोई भी गवर्नमेंट बॉडी अगर आपका कुछ वायलेशन होगा तो वो सीधे आपके घर पे आएगी, सीधे आपको प्रॉपर ऑफिशियल रजिस्टर्ड डाक से या खुद बंदा आकर के नोटिस देगा। फ़ोन के माध्यम से, आपको व्हाट्सएप के माध्यम से, वीसी के माध्यम से किसी भी प्रकार का कोई इंटरोगेशन नहीं किया जाता है। तो अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप बहुत सेफ हैं उस फ़ोन को काटने में। अगर आपको लग रहा है कि ये फ़ोन काटने में डर लग रहा है, कई बार व्यक्ति डर भी जाते हैं, एक सिंपल सा सजेशन है इसमें, अगर आप अकेले हैं किसी दूसरे व्यक्ति को शामिल कर लीजिए। आप किसी अपने भाई को, अपने पापा को, अपनी मम्मी को, अपनी सिस्टर को या किसी फ्रेंड को एंगेज कर लीजिए कि यार मुझे ऐसा कॉल आया हुआ है, मुझे ऐसा बोल रहे हैं, क्या लगता है सही है गलत है। बहुत हद तक देखा गया है कि अगर किसी दूसरे बंदे को कांटेक्ट कर लिया गया है तो वो जो फ्रॉडस्टर है वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि इट इज़ नॉट अ वेरी फार फेचेड ड्रीम। अब पुलिस ऑफिशियल्स हों, चाहे हमारी फैमिली हो, सबको ऐसे कॉल्स आए। इनफैक्ट मुझे भी कॉल्स आए हैं कि सर आपके नाम का जो सिम इशू हुआ है उससे टेरर के कॉल किए जा रहे हैं। तो आई नो कि ये साइबर फ्रॉड है, तो मैंने उसको काट दिया।
रेगुलरली ऐसे कॉल आते हैं, बिकॉज डेटा अवेलेबिलिटी इतनी हो गई है कि आपके फ़ोन नंबर्स को कोई भी रीच आउट करके कुछ भी बोल सकता है। आपको अलर्ट रहना पड़ेगा वहाँ पर कि हम किस चीज़ को एक्सेप्ट करें, किस चीज़ को ना करें। सर, जैसा आपने बताया कि इतना टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं स्कैमर्स, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी क्रांति ला चुकी है डिजिटल वर्ल्ड में, तो क्या स्कैमर्स को ये फ़ायदा पहुंचाएगी या इसका कैसे यूज़ करते होंगे? देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ नथिंग बट स्टैटिस्टिक्स। वो एक प्रोग्रामिंग है। मशीन लर्निंग के माध्यम से, प्रोग्राम के माध्यम से पहले भी बहुत सारे टास्क जो कि पहले मैनुअली हुआ करते थे, उसको ऑटोमेट किया गया, कंप्यूटर के माध्यम से किए गए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से बहुत सारे ऐसे टास्क जो कोडर्स कर रहे थे, जो ह्यूमन बींग्स करते थे, उसको ऑटोमेट किया गया है। इससे फ़ायदा डेफिनेटली हुआ है। ये एक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जिससे आप ये कह सकते हैं कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, उसमें रेवोल्यूशन आया है। हर प्रकार से जो प्रोसेसिंग है, जो टाइम टेकन है, वो इम्प्रूव हुआ है। परंतु इसका जो दुरुपयोग है, जो गलत इस्तेमाल है, वो भी बढ़ेगा। कोई भी टेक्नोलॉजी आती है, उसका अच्छा इस्तेमाल भी होता है, उसका बुरा इस्तेमाल भी होता है। एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि कई फ्रॉड मैकेनिज्म्स ऐसे होते हैं कि आपके बच्चे के नाम से कॉल आएगा कि आपका बच्चा इस फलाने एक्सीडेंट में घायल हो गया है, या फिर आपके बच्चे का नाम इस रेप के केस में आया है और वो हमारी कस्टडी में है। एंड आपको विश्वास दिलाने के लिए एआई के माध्यम से उनकी वॉइस की क्लिप क्लोन करके बनाई जाएगी। एआई के माध्यम से वॉइस क्लोन करना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं है। एआई के माध्यम से किसी का फोटो मॉर्फ करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। फॉर दैट मैटर, जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे फिशिंग वेबसाइट्स की, तो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना डेवलप हो चुका है कि किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना, किसी भी वेबसाइट का बैक एंड बनाना, उसको डोमेन पे होस्ट करना, उसका डेटाबेस तैयार करना, उस पर पेमेंट गेटवेज इंटरलिंक करना, ये सारा काम आज की टाइम में एक नॉन कोडर भी बहुत ईजिली कर सकता है। आज से 3 साल 4 साल पहले तक में एक वेबसाइट को डेवलप करना, एक ऐप को डेवलप करना, उसका बैक एंड, फ्रंट एंड, उसमें डोमेन होस्ट करवाना, देन उसके बाद में पेमेंट गेटवे इंटरलिंक करना, ये काम एक कोडर का हुआ करता था, एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता था, कंप्यूटर साइंस वाला, उसका हुआ करता था। बट ये काम अब डिसेंट्रलाइज्ड हो गया है, ऑटोमेट हो गया है। यू जस्ट हैव टू क्लिक इट, यू जस्ट हैव टू पे समवन सम अमाउंट ऑफ मनी एंड इट विल बी डन। तो एआई के माध्यम से ये जो फिशिंग वेबसाइट्स हैं, ये जो वॉइस क्लोनिंग है, ये जो इमेज मॉर्फिंग है, ये बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया। तो इसका इस्तेमाल ऑब्वियसली स्कैमर्स और फ्रॉडस्टर्स भी कर रहे हैं। कई केसेस हमने ऐसे देखे हैं जिसमें कि बहुत सारी यंग लड़कियां होती हैं, उनके जो सोशल मीडिया प्रोफाइल्स में जो फ़ोटोज़ अवेलेबल होते हैं, उनको वो स्क्रैप करते हैं, उसको मॉर्फ करते हैं, उनके नाम का एक डुप्लीकेट अकाउंट बनाते हैं एंड दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग, उनकी सोशल इमेज टार्निश करते हैं। कई बार वॉइस क्लोनिंग के माध्यम से किसी को कॉल करवा करके उनसे पैसे ले लेना। जैसे कि मैंने वॉइस क्लोन कर दी और मैंने आपके किसी फ्रेंड के वॉइस को क्लोन किया है और मैंने उससे आपको कॉल किया कि मुझे इतना पैसे की आवश्यकता है, आप मुझे प्लीज़ अर्जेंट में दे दो। चूँकि आप मेरे फ्रेंड हो एक्चुअल में, आपको भरोसा है मेरी आवाज़ पे, तो आप जनरली बिना क्वेश्चन किए दे दोगे कि भाई मेरा दोस्त है, वो परेशानी में है, तो मैं उसको अभी दे देता हूँ। बट बाद में आपको रियलाइज होता कि उसने तो कॉल किया ही नहीं है, एक वॉइस क्लोन करी गई थी, उससे आपके साथ बात करी गई। इमेज मॉर्फिंग में आप देखते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे आपकी फ़ोटो दिख रही है, बट यू पर्सनली नो कि मैं तो वहाँ कभी गया ही नहीं हूँ। फोटोशॉप के माध्यम से हो या इमेज एडिटिंग के बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर उसके माध्यम से हो, आपको वहाँ पर प्लेस किया गया, जिससे कई बार सोशल इमेज बचाने के चक्कर में लोग डरते हैं और उस चक्कर में फिर वो डर के बाद पैसा दे करके कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। तो डेफिनेटली स्कैमस्टर्स इसका यूज़ कर रहे हैं। इससे बचने का तरीका अगेन वही रहता है कि हम कितना अलर्ट हैं, हम कितना ऑथेंटिकेट कर रहे हैं चीज़ों को, कितना चीज़ों को वेरीफाई कर रहे हैं। जितनी बार हम स्केप्टिकल रहेंगे, जितनी बार हम चीज़ों से सवाल करेंगे, उतनी बार ये होगा कि हमारे साथ फ्रॉड होने की संभावनाएं कम होती जाएंगी। तो सवाल करना इंपॉर्टेंट है, सवाल किस चीज़ का करना है ये इंपॉर्टेंट है, सवाल कैसे करना है ये भी इंपॉर्टेंट है। अब जब टेक्नोलॉजी इतनी इम्प्रूव हो गई है, इंटरनेट का पेनिट्रेशन इतना इम्प्रूव हो गया है, कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब आपको इंटरनेट पे नहीं मिल सकता है। आप ढूंढते कैसे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक ये एक मेजर चैलेंज हमारे लिए भी है,
एआई के जो नेगेटिव यूजेस हैं उसको कंट्रोल करना, एंड जो सेंट्रल लेवल पे जो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, जिसको आई4सी हम बोलते हैं, सर्ट की टीम्स हैं, इनफैक्ट जितने भी स्टेट पुलिसेस हैं उनकी साइबर टीम्स हैं, सभी लोग इस पे काम कर रहे हैं एंड कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी ऐसे इलीगल या गलत यूज़ हैं उसको हम रेजिस्ट करें, उसको हम कम करें, बट एट द सेम टाइम जो यूज़र्स हैं उनको अपना एक सिक्योरिटी साइबर हाइजीन रखना पड़ेगा। एग्जांपल के तौर पे अगर आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है, अगर आप उसको पब्लिक करके रखते हैं तो पब्लिक में फिर आप ये ध्यान रखिए कि आपका कैसा फ़ोटो, कौन सा पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसमें जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये आपको जवाबदारी लेनी पड़ेगी। अगर आपके कोशिश कर सकते हैं आप प्राइवेसी सेटिंग्स को इम्प्रूव करें कि आपका जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिकली अवेलेबल ना हो। इसके अलावा आपका जो पासवर्ड्स हैं, जनरली पासवर्ड्स लोग बहुत ही सिंपल रखते हैं, चाहे वो अपना डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे वो अपना फ़ोन नंबर हो, चाहे वो अपना नाम हो या भाई का नाम हो, स्पाउस का नाम हो। ये सारे ऐसे पासवर्ड्स हैं जो कि बहुत ही ईज़िली गेसेबल हैं। जितने भी हैकर्स या जितने भी फ्रॉडस्टर्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जनरली वो इन्हीं वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं। किसी की भी ईमेल को हैक करना सुनने में बड़ा लगता है कि वाह! इतना बड़ा मेजर काम हो गया कि हैक कर लिया, बट जबकि उसने कुछ नहीं किया, उसने आपके पासवर्ड को गेस किया। इट इज़ योर वल्नरेबिलिटी कि आपका पासवर्ड इतना सिंपल था, जो गेस करके आपके ईमेल का एक्सेस लिया गया। ईमेल का एक्सेस मिलने के बाद में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो अगेन हाइजीन आपको अपने एंड पे रखनी पड़ेगी। ये चीज़ धीरे-धीरे हम अवेयरनेस लोगों में ला रहे हैं, जो सीनियर सिटीज़न्स हैं उनमें भी ला रहे हैं, जो यंग जनरेशन उनमें भी ला रहे हैं, एंड साथ-साथ में यही सेम चीज़ आपको जो आपका बैंकिंग अकाउंट्स हैं, अब लगभग हर बैंक अकाउंट, हर ऑनलाइन जो फाइनेंस की कंपनीज़ हैं, उनका एक ऑनलाइन प्रेजेंस है, एक मोबाइल ऐप का प्रेजेंस है। उसमें आप कितना सिक्योर हैं, कितना कॉशियसली ट्रेड करते हैं, ये आपको बचाएगा आगे के साइबर क्राइम से। सर, आप लोग इतना इन्वॉल्व रहते हैं इन सब चीज़ों में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि सबसे लेटेस्ट अभी क्या साइबर क्राइम चल रहा है, और आपको क्या लगता है इन फ्यूचर 6 महीने में या साल भर में ऐसी कौन-सा क्राइम आने वाला है कि जिससे हम पहले से ही अवेयर हो सकते हैं? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कोई भी साइबर क्राइम बहुत लेटेस्ट है ऐसा नहीं बोलूँगा। जो साइबर क्राइम की अगर हम शुरुआत करें, तो शुरुआत हुआ था वो ओटीपी फ्रॉड से कि आपकी बिजली का बिल आपने नहीं भरा, आपकी बिजली काट दी जाएगी, या आपके बैंक का केवाईसी एक्सपायर हो गया, आप केवाईसी को अपडेट करा लीजिए। वहाँ से लेकर के हमारे ऑनलाइन ऐप्स के सब्सक्रिप्शन, देन उसके बाद में पार्सल मिलना, देन उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट का गलत इस्तेमाल होना, फिर डिजिटल अरेस्ट होना, ये मल्टीपल मेथड्स आ चुके हैं। जॉब का प्रलोभन देना, जिसके माध्यम से साइबर फ्रॉड हो रहा है, एंड ईच एंड एवरी मेथड इज बीइंग यूज्ड राइट नाउ। हुँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई भी मेथड पुराना हो गया, हुँ, हर मेथड आज भी इस्तेमाल हो रहा है। वो सिंपल बिजली का बिल नहीं भरा है, बिजली चली जाएगी, ये मैसेज वाले फ्रॉड भी आज भी हो रहे हैं। हुँ, बिकॉज इन 1930 एंड cybercrime.gov.in, इसमें जो क्राइम्स रजिस्टर होते हैं, आज भी ऐसे क्राइम्स आ रहे हैं जो कि आज से 5 साल 6 साल पहले हो रहे थे। हुँ, कुछ नए वेरिएंट्स आ गए हैं, जैसे आप लोग अब न्यूज़ में सुनते हैं, चाहे वो डिजिटल अरेस्ट हो या गैंग रेप का केस हो, या फिर आपके नाम पे ड्रग्स वाला पार्सल मिला है, या मनी लॉन्ड्रिंग का हो, या टेरर फंडिंग का हो। कुछ नए नए टर्मिनोलॉजीज यूज़ करने लग गए हैं जिसके माध्यम से लोगों के मन में भय उत्पन्न किया जाता है। तो तरीके बहुत सारे अभी भी हैं। अल्टीमेटली बचाव उसमें यही है कि आप कितने ज़्यादा अलर्ट हैं चीज़ों में, और कितने ज़्यादा आप प्रिकॉशन लेकर के आप अपना ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो अगर मैं लेटेस्ट साइबर क्राइम की मेथोडोलॉजी की बात करूँगा, तो बेसिकली कॉल सेंटर चल रहे हैं जिसमें हर प्रकार के फ्रॉड्स किए जा रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट इस समय ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग अभी इसके बारे में अवेयर नहीं हैं, एंड जनरली जो गवर्नमेंट की फंक्शनिंग है, वो बहुत सारी आम जनता जो है वो गवर्नमेंट से टच में नहीं रहती है। मतलब गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ कैसे काम करती है उनको इसके बारे में नहीं मालूम होता है। तो ये जो लैक ऑफ अवेयरनेस है गवर्नमेंट फंक्शनरीज़ की, उसके कारण से कई बार लोग भय में आ रहे हैं और डिजिटल अरेस्ट के शिकार हो रहे हैं। तो इसलिए ये अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि गवर्नमेंट फंक्शनरी कोई भी हो, कभी भी आपको ऑनलाइन माध्यम से रीच आउट करके इस प्रकार से इंटरोगेट या इस प्रकार से अरेस्ट नहीं कर सकता है। हुँ। सर, अभी महाकुंभ चल रहा है, एक मास गैदरिंग हो रही है वहाँ पे, तो क्या वहाँ पे भी चांसेस होते हैं साइबर क्राइम के, या लाइव कॉन्सर्ट्स चल रहे हैं आजकल, बड़ा ट्रेंड चल रहा है, तो जहाँ भी एक मास गैदरिंग होती है, जनसंख्या ज़्यादा एक जगह इकट्ठी होती है, वहाँ पे साइबर क्राइम के होने के चांसेस हैं? देखिए, इसमें बहुत ही सिंपल सा फंडा है। किसी भी चीज़ की अगर बहुत ज़्यादा डिमांड होगी, कोई भी एक प्रोडक्ट है या कोई भी एक सर्विस है जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड हो रही है,
डेफिनेटली उसकी वैल्यू बढ़ जा रही है। जब किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती है तो, और अगर आपको उसका ऑप्शन दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट्स हुए थे ऑल ओवर जी। इंडिया। उनके शोज़ की टिकट्स इनिशियली जो प्राइस था वो ट्रिपल फोल्ड मल्टी फोल्ड होकर के बाद में लोगों ने खरीदी, तो वो एक वैल्यूएबल कमोडिटी हो गई थी। उस टाइम पे भी कई साइबर फ्रॉड्स ऐसे हुए, चूंकि वो वैल्यूएबल कमोडिटी है, देयर वर मेनी रीसेलर्स। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, टेलीग्राम पे इतने सारे रीसेलर्स थे कि आपको दिलजीत दोसांझ की शो की टिकट चाहिए, हमसे मांग लीजिए, वो टिकट की 4 फोटो दे देगा। बुकिंग करने के नाम पे आपसे वो 500 रुपये, 600 रुपये, 1000 रुपये एडवांस में ले लेगा, एंड देन ना तो टिकट डिलीवर होगी और ना आपका पैसा वापस जाएगा। तो जब भी कोई ऐसी वैल्यूएबल कमोडिटी, वैल्यूएबल सर्विस की डिमांड बढ़ रही होती है, तो आपको एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है कि आप अगर ये ले रहे हैं तो क्या वो ऑथेंटिक तरीका है लेने का, क्या वो ऑथेंटिक सोर्स है लेने का, उसको चेक किया जाए। कॉन्सर्ट्स की बात हम करें या अगर आप कुंभ की बात करते हैं, तो कुंभ में भी इतनी भीड़ वहाँ जा रही है। हर व्यक्ति ये चाहता है कि मैं कुंभ में जाऊँ तो सीधे मेरी एंट्री घाट तक हो जाए, मैं घाट पे स्नान करूँ, वहाँ अखाड़ों के दर्शन करूँ, जो भी भगवान वहाँ पर जो मंदिर है वहाँ पर विजिट करूँ, और मैं बहुत ही कन्वीनियंटली आ जाऊँ। तो जब कुंभ विजिट की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है कि मैं जाऊँगा कैसे? ट्रेन से जाऊँगा, बस से जाऊँगा, गाड़ी से जाऊँगा? यहाँ पे भी फ्रॉड हो सकता है। आपको ट्रेन की टिकट है अवेलेबल ही नहीं मिल रही है। कोई अगर आपको एजेंट बोलता है कि मैं आपको ट्रेन की टिकट अवेलेबल करा के दूंगा, तो हो सकता है कि वो करा के भी दे सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो आपके साथ फ्रॉड कर रहा है। आप बस से जा रहे हैं या अपनी गाड़ी से जा रहे हैं, तो गाड़ी वाला जो ट्रैवल एजेंसीज वाले हैं, सर हम आपको ले जाएंगे, आपको 1000 रुपये में हम पूरा कुंभ घुमा के लेकर के आ जाएंगे, आप एडवांस से बुकिंग कर लीजिए। आपने बुकिंग कर ली, 1000 रुपये दे दिया, जिस दिन आपको जाना था गाड़ी वाला आ ही नहीं रहा, फ़ोन लगा रहे, फ़ोन नहीं उठा रहा है, आपके साथ साइबर फ्रॉड हो गया। तो साइबर फ्रॉड केवल ऐसे नहीं होता कि सामने वाला फ्रॉडस्टर ही आपको कॉल करेगा, कई बार आप उनको रीच आउट करेंगे। कई बार आप इंस्टाग्राम के माध्यम से आपको पोस्ट मिला कि कुंभ में आपको दर्शन कराना है, वीआईपी दर्शन के लिए सीधे घाट में अखाड़ों का आपको पास मिल जाएगा, आपको अखाड़ों के पास मिल रहे हैं ऑनलाइन। आपने 1000 रुपये दे करके अखाड़ों का पास ले लिया, जब आप वहाँ फाइनली कुंभ में पहुंचे तो पता चला कि ये तो अखाड़े का पास जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, आपको वहाँ पर फैसिलिटी नहीं मिली। तो कई बार हम खुद ही, ये प्रलोभन वाला मेथड है कि आपको प्रलोभन दिया जा रहा है, आपको कन्वीनियंस देने के नाम पे आपको एक ऐसी चीज़ बेची जा रही है जिसको आप एडवांस में बुकिंग कर रहे हो, एंड फाइनली आप जब आप पहुँचते हो आपको मिलती नहीं है। तो ये भी एक प्रकार का साइबर फ्रॉड है, जिसमें इसको कहते हैं कस्टमर ड्रिवन फ्रॉड। उन्होंने केवल ऐड डाला है, एक इंस्टाग्राम पे प्रोफाइल है जो कि केवल ऐड डाल रहा है कि अखाड़ों का पास है, या घाट तक का एक्सेस पास हो गया, या फिर इजी ट्रेन बुकिंग, लेकिन आपने खुद क्लिक किया ना उसको, वो तो आपको रीच आउट नहीं किया, आपने खुद ही क्लिक किया उनको, आपने खुद ही एडवांस में पैसे दिए। बहुत सारे ऐसे आपको OLX पे मिल जाते हैं, इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, कि जैसे आईफोन का एक बहुत क्रेज होता है, आईफोन 16, आईफोन 15, आईफोन 13, कोई भी आईफोन हो उसका क्रेज है। फॉर एग्जांपल ऐसे और भी फ्लैगशिप फ़ोन है, उसका क्रेज है। अगर आपको इंस्टाग्राम पे या OLX पे ऐसा मिल रहा है कि आप 7000 रुपये में आपको आईफोन 13 दे रहा है, तो आपके मन में तत्काल घंटी बंदी चाहिए कि यार जब आईफोन जो रियल वाला है, जो 13, 14 जो है, उसकी एक्चुअल वैल्यू 70-80,000 तक जा रही होती है, तो कोई 7000 में कैसे दे रहा है उसको? आपको क्वेश्चन करना चाहिए। लेकिन वहाँ पर क्वेश्चन करने की बजाय हम आ जाते हैं प्रलोभन में कि यार 7000 में मिल जाएगा, हो सकता है वो कोई पुराना वाला मिल रहा हो, दे रहा हो, ले लेते हैं। वो आपसे बात करेगा, आपसे एडवांस में पैसा लेगा, वो एडवांस में पैसा लेकर के ना तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा और वो फ़ोन नंबर बंद कर लेगा। ये भी साइबर फ्रॉड है। ये वाले साइबर फ्रॉड सबसे ज़्यादा हो रहे हैं। इसमें भी बहुत लोगों के साथ में फ्रॉड हो, लेकिन चूंकि अमाउंट जो बुकिंग अमाउंट होता है, किसी का 500 होता है, किसी का 1000 होता है, तो वो रिपोर्ट भी नहीं करते हैं कि ठीक है मतलब नुकसान हो गया, 500 रुपये चले गए, चलो छोड़ो जाने दो। तो ये वाला फ्रॉड ऐसा है जो कई बार रिपोर्ट भी नहीं हो रहा, एंड ये सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है क्योंकि ये एड्स ड्रिवन है, कस्टमर्स खुद जा करके उसको ले रहे हैं। तो डेफिनेटली ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत बड़ी क्राउड गैदरिंग हो रही है, वहाँ पर भी साइबर फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। कितना आप अलर्ट हैं, कितना आप ऑथेंटिसिटी को चेक कर रहे हैं, कितना आप उसको वेरीफाई कर रहे हैं, ये उस पर डिपेंड करेगा आपके साथ में फ्रॉड होगा कि नहीं होगा। एड ड्रिवन वाले में मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, कई आर्मी या डिफेंस या यूनिफॉर्म वाले लोग ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि हम लोगों की जॉब ट्रांसफरेबल है, तो हमें कार बेचना है या फर्नीचर बेचना है, और वो काफ़ी सस्ते रेट्स में बेच रहे होते हैं वो। और वही जो आपने बोला कि 500 रुपये 1000 रुपये में हम कार आपके पास तक भेज देंगे चेक करने के लिए, बट फिर वही स्कैम वाली चीज़ हो जाती है। ये अगेन जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो OLX का हो, चाहे वो स्पिनी हो, या फिर वो कैशिफाई चल रहा है जिसमें भी मोबाइल्स मिल रहे हैं, तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स की डुप्लीकेट प्लेटफॉर्म्स बनाना अब AI के टाइम पे मुश्किल नहीं है। आज अगर किसी को कह दिया जाए, किसी भी एक ठीक ठाक बंदे को जो थोड़ा अपना लॉजिकल सेंस रखता है, वो AI के माध्यम से बहुत ही ईजिली ऐसे 10 प्लेटफॉर्म्स बना के रख देगा, उसमें पेमेंट इंटरफेस को लिंक कर देगा,
और आपको एड्स चलाने लग जाएगा। इंस्टाग्राम, फेसबुक के एड्स चलाना कोई बड़ी बात नहीं है, आपको केवल पेमेंट करना है, इंस्टाग्राम आपके एड्स चला देगा, आप कुछ भी बेच रहे हो। कई बार वो फिल्टर्स लगाता है कि आप इलीगल चीज़ें नहीं बेच सकते वहाँ पे, बट अगर आप स्मार्ट मार्केटिंग करते हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग जो एक पूरा एक नया डोमेन बन चुका है, एक नया फील्ड बन चुका है, इसमें इतने इंजीनियस मेथड्स आ गए हैं डिजिटल मार्केटिंग के कि आप सोच भी नहीं सकते। और वही इंस्टाग्राम आपके रील्स में आ रहा है, आपको एड्स मिल रहे हैं, आप उसको क्लिक कर रहे हैं और आपके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो ये तो अलर्ट कितना विजिलेंट है उस पर डिपेंड करेगा। सर, कई एप्लीकेशंस हैं जो इजीली फ्रिक्वेंटली 1 घंटे में लोन देना या गेमिंग के थ्रू आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, इसके बारे में और थोड़ा सा डिटेल में बताइए सर। आपने बहुत ही अच्छा पॉइंट पकड़ा है। डिजिटल अरेस्ट के पहले जो सबसे मेजर रैम्पेंट एक साइबर फ्रॉड हो रहा था, वो था लोन ऐप्स का फ्रॉड, और ये फ्रॉड अभी भी कम नहीं हुआ है, ये अभी भी चल रहा है। डिजिटल अरेस्ट ने न्यूज़ पकड़ लिए, हाइप पकड़ लिए, बट लोन ऐप के फ्रॉड अभी भी हो रहे हैं। एंड वी हैव पर्सनली सीन ऐसे बहुत सारे केसेस जिसमें लोगों ने लोन ऐप्स के माध्यम से लोन लिया, उनको इतना प्रेशर आया, कॉल्स आया, प्रताड़ित किया गया कि फाइनली दे हैड टू कमिट सुसाइड। उन्होंने खुद या पूरे परिवार को लेकर के सुसाइड किया है, एंड सच अ ट्रैजिक एंड। एंड साइबर फ्रॉड इसलिए इतना गंभीर हो जाता है क्योंकि वो इतने हद तक लोगों को परेशान करता है। लोन ऐप्स की अगर हम बात करते हैं तो आरबीआई की बहुत ही क्लियर कट गाइडलाइंस हैं। आरबीआई ने फाइनेंशियल जो लिटरेसी है और फाइनेंशियल पेनिट्रेशन जो है उसको इम्प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए, और लोगों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स लिए। एंड आरबीआई ने भी बहुत सारी गाइडलाइंस बनाई है ताकि आपको ईजिली फाइनेंस और क्रेडिट अवेलेबल हो, सो दैट आप जो बिज़नेस करना चाह रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट आपकी है, आप कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपको वहाँ पर हिंड्रेंस ना हो। इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए बहुत सारे नए-नए लोन ऐप्स मार्केट में आए। बहुत सारे ऐप्स मार्केट में आने के बाद में उन्होंने आरबीआई से अपना रजिस्ट्रेशन कराया, उसकी अपनी वेबसाइट्स बनाई और उसके बाद में मार्केटिंग करी, जिससे रीच आउट कर रहे हैं। बट अगेन, जैसे मैंने कहा कि जब कोई एक तरीके का काम होता है, उसको डुप्लीकेट करने का काम कोई मुश्किल नहीं है। लोन ऐप्स बनाना अगेन एआई के माध्यम से बहुत आसान है। लोन ऐप्स के माध्यम से लोगों को रीच आउट करना एड्स के माध्यम से बहुत आसान है। अब कोई भी लोन ऐप के माध्यम से अगर आप लोन ले रहे हैं, तो सबसे पहले तो ये कि वो रजिस्टर्ड ऐप है भी कि नहीं, ये चेक कर लेना। आरबीआई की पब्लिकली डिस्प्लेड लिस्ट है, आप वेबसाइट्स पे जाएंगे, गूगल करेंगे, आपको मिल जाएगा कि कौन कौन सी आरबीआई की ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं या कंपनीज़ हैं जो कि लोन प्रोवाइड करती हैं। इनके अलावा अगर आपको कोई ऐप मिलता है तो आप उस पर मत लीजिए लोन। बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि लोन ऐप्स का जो मोडस ऑपरेंडी है वो बहुत सिंपल ये है कि आपको लोन चाहिए, हम आपको लोन देंगे, आधे मिनट में लोन देंगे, 30 सेकंड में लोन देंगे। 30 सेकंड में लोन अगर आप दे रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप ना मुझसे केवाईसी कर रहे हैं, आप ना मुझसे मेरी कोई जानकारी ले रहे हैं, आप ना कोई और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। आप केवल क्या कर रहे हैं, मेरे फ़ोन नंबर को अपने ऐप में रजिस्टर करवा रहे हैं। जब कोई भी ऐप आपके फ़ोन में इंस्टॉल होता है, तो साथ में आपके फ़ोन की मल्टीपल परमिशंस वो लेता है। फिर वो आपकी फाइल्स का एक्सेस हो, आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस हो, आपकी फ़ोटोज़ का एक्सेस हो, आपके साउंड का एक्सेस हो, आपके कॉल लॉग्स का एक्सेस हो सकता है कि जो बैंक अकाउंट्स या जो आपके ऑनलाइन पेमेंट के एप्लीकेशंस है उसका एक्सेस हो, वो सारी परमिशन दे देता है। आपको क्यों लगता है कि 30 सेकंड में वो आपको लोन दे रहा है? कहीं ना कहीं वो उसको जो चीज़ चाहिए है वो मिल जा रही है। 30 सेकंड इज़ नथिंग फॉर देम। उनकी जो मेजर चीज़ है डेटा जो आपके मोबाइल से है, वो तो आपने ऐप इंस्टॉल करते ही उनको दे दी फ्री में, वो भी जब आपने ऐप इंस्टॉल किया, आपने इतनी सारी परमिशन उनको दे दी, तो आपको वो 2000 रुपये ये बोल के दे देंगे कि भाई ठीक है, इतना सारा डेटा मिला, मैंने इसका 2000 रुपये दे दिया उसको। अब उसके बाद जब आप 2000 रुपये नहीं चुकाओगे, आपको कॉल आना चालू होंगे। आप उसको बोलोगे हमने तो पे कर दिया है, बट फिर भी कॉल आएंगे, क्योंकि कॉल जो आएंगे वो किसी थर्ड पार्टी से आएंगे। ये जो लोन ऐप्स की जो मोडस ऑपरेंडी है, ऐप कोई डेवलप करता है, पैसा कोई देता है, रिकवरी कोई और करता है। ये तीनों अलग अलग इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करते हैं, इनको किसी से कोई मतलब नहीं है। अब जो रिकवरी एजेंसीज, उनके पास में डेटा कैसे पहुंचा? ये जो ऐप था उसने डेटा पूरा फेच किया, आपने लोन लिया, आपने लोन डिफ़ॉल्ट किया या लोन पेमेंट भी कर दिया, कई बार ऐसे कि लोन पूरा पेमेंट कर दिया, उसके बाद भी चूंकि आपके फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट्स मेरे पास में हैं, आपकी मम्मी के, आपके पापा के, आपके भाई के, आपके बहन के, आपके फ्रेंड्स के, आपके कॉलीग्स के, सबके कॉन्टैक्ट्स मेरे पास में हैं। मुझे कुछ नहीं करना है, केवल आपको फ़ोन करके बोलना है कि आप इतना पैसा दीजिए, वरना मैं इनको अभी मैसेज कर रहा हूँ कि आपका ये जो दोस्त, साथी, भाई बहन जो भी है वो फ्रॉडस्टर है और लोन डिफ़ॉल्ट करता है। आपकी सोशल स्टैचर है,
वो उस पे असर पड़ेगा। आपको लगेगा कि यार मेरे बारे में ऐसी अफ़वाह फैला रहा है, कल को मेरी कंपनी में लोग मुझे कैसे देखेंगे, मेरे दोस्त मुझे कैसे देखेंगे, आप उससे घबराओगे। कई बार ये होता है कि इसके भी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं, आपकी फ़ोटोज़ का भी एक्सेस है उनके पास में, आपके फ़ोन में आपकी काफ़ी सारी पर्सनल फ़ोटोज़ हैं, उनको या तो मॉर्फ करके या कई बार वैसी ही फ़ोटो वायरल करके आपके किसी भी दोस्तों को या किसी भी ऐसे लोगों को या पूरे कॉन्टैक्ट्स में भेज देगा, वायरल करेगा, तो भी आपको डर है कि आपकी सोशल जो स्टेटस है, सोशल जो इमेज है, उसको हैम्पर होगा, तो आप डरते हैं। तो इसके किसी भी अनरिकॉग्नाइज्ड, अनरेगुलेटेड या स्ट्रेंज लोन एप्लीकेशन से लोन लेने के पहले आपको ये ध्यान रखना है कि वो लोन एप्लीकेशन रजिस्टर्ड है कि नहीं है। क्योंकि अगर आपने ले लिया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही लीथल है। एक बार अगर आपने अपने फ़ोन का एक्सेस किसी थर्ड ऑर्गेनाइजेशन को दे दिया है तो कॉन्सिक्वेंसेस आर वेरी लीथल, और फिर आपके पास रेमेडीज़ नहीं है। आप 1930 पे कंप्लेंट करेंगे, आप साइबर क्राइम पे कंप्लेंट करेंगे, दीज प्रोसेसेस, दीज प्रोसीजर्स, दे ऑल टेक सम टाइम। बट अगर डैमेज अगर आपका होना होगा, अगर आपका सोशल इमेज पे हैम्पर होना होगा, वो मिनट्स का काम है। अगर आपके कलीग्स के पास से पूरा मैसेज चला गया तो आपकी इमेज ख़राब हो गई, आप किस किस को जवाब देते फिरोगे, और ये कई लोगों के साथ में हुआ है। तो अगेन इसमें सबसे सिंपल ये है कि सबसे पहले तो लोन अगर आप ले रहे हैं तो जिस भी एप्लीकेशन से ले रहे हैं, क्रेडिट आप ले रहे हैं, उसको चेक कर लीजिए आरबीआई ऑथराइज रजिस्टर्ड है या नहीं है। और तब भी अगर आप शक में हैं, शंका में हैं, तो इन ऐप्स का जो ग्रीवांस पोर्टल होता है, आप पहले उसको एक्सेस करके देखिए कि इन केस मेरे साथ कल को फ्रॉड होता है तो ये ग्रीवांस में किस प्रकार से मेरे को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आप उसको चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे भी अगर हम विजिलेंट रहेंगे, हम अलर्ट रहेंगे, तो आपके साथ में ज़्यादा चांसेस है कि ये फ्रॉड नहीं होगा। सर, जैसा आपने बोला सोशल स्टेटस के कारण कई बार लोग आगे आके कंप्लेंट नहीं करते हैं। कई बार हम सर्फिंग करते करते किसी लिंक पे क्लिक हो जाता है और इमीडिएटली एक वीडियो कॉल चालू हो जाता है। सामने एक लड़की होती है, न्यूड होती है, वो स्क्रीनशॉट या वीडियो बना लेते हैं, फिर उससे ब्लैकमेल करते हैं। मेजरली मेल्स में ये प्रॉब्लम आती है और वो एक हेफ्टी अमाउंट पे करते जाते हैं बट वो कंप्लेंट नहीं करते हैं। तो क्या इसका कोई ऐसा मैकेनिज़्म है कि वो अपनी आइडेंटिटी छुपा के आप लोगों को अप्रोच कर सकता है? देखिए, जैसा कि मैंने बताया कि जो सोशल इमेज है, जो आपका सोशल स्टेटस है, वो बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ है। आप किसी भी साइबर फ्रॉड को उठा के देख लीजिए। जैसा मैंने बताया, डिजिटल अरेस्ट में फिज़िकल अरेस्ट से बचाने के लिए आपको डिजिटल अरेस्ट कर रहे हैं। आपको लोन ऐप्स वाले आपको वायरल करने की धमकी दे करके आपसे लोन का पैसा ले रहे हैं। इसी प्रकार से जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसको एक टर्मिनोलॉजी दी जाती है सेक्सटॉर्शन, जिसमें कि आप किसी अननोन लिंक पे क्लिक करते हैं या कई बार आपको अननोन नंबर से व्हाट्सएप कॉल आता है, आप उसमें बात करते हैं। इन द वीडियो सामने हो सकता है कोई पोर्नोग्राफिक इमेज होती है या कोई वीडियो होता है, जिसके साथ में आपका जो जो फ्रंट कैमरा है उससे जो रिकॉर्ड हो रहा है वो भी रिकॉर्ड होता है, एंड देन दे स्टार्ट ब्लैकमेलिंग यू। वो आपके फेसबुक के कॉन्टैक्ट्स को मेल करेंगे, आपको इंस्टाग्राम पे मेल करेंगे, आपके फ़ोन के कॉन्टैक्ट्स को मेल करेंगे कि हमको वायरल कर देंगे, आप वरना पैसे दीजिए। सोशल इमेज बचाने के लिए डर के मारे वो बंदा उनको पैसे देता है और देता रहता है जब तक वो थक नहीं जाता। ऐसे केसेस में अगर आपके साथ ये हो ही गया है, प्रिवेंशन में बताऊंगा इसके बारे में, अगर आपके साथ में ये फ्रॉड हो ही गया है तो सबसे सही तरीका ये है कि अब अगर इसको हो गया है, आप उसको एंटरटेन करना तत्काल बंद कर दीजिए। आप थोड़ा सा साइबर हाइजीन पे आ जाइए। आप जिस ऐप से आप इस्तेमाल कर रहे थे उसको आप अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आपका बैंक अकाउंट है और बैंक अकाउंट में आपने नेट बैंकिंग फैसिलिटी ले रखी है और आपने ऑनलाइन पेमेंट के भी बहुत सारे ऐप्स ले रखे हैं, कुछ समय के लिए आप उसको सैनिटाइज़ कर दीजिए। कि अगर मान लीजिए आपके साथ में ऐसा हुआ है, आपको लगता है कि आपके बैंक अकाउंट डिटेल्स वगैरह शेयर हो गए हैं और कोई फ्रॉड उसमें ना हो जाए, तो सबसे आसान काम ये है कि बैंक अकाउंट का जो आपका नेट बैंकिंग का फैसिलिटी है, आप उसको टेम्परेरीली उसको ऑफ कर दीजिए। कुछ एक समय के बाद में हो सकता है कि फ्रॉडस्टर मूव कर जाए और आपको हैम्पर ना करे। तो अगर हो ही गया है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये है। प्रिवेंशन में हमको क्या देखना है कि जिस भी ऐप के माध्यम से वीडियो कॉल होता है, आप उसमें डिफ़ॉल्ट सेटिंग ये रखिए कि जो वीडियो कैमरा है आपका, मतलब जो आपका फ्रंट कैमरा है, उसका डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ होना चाहिए। ये सेटिंग सभी में होती है। आप चाहे व्हाट्सएप में देख लीजिए, चाहे टेलीग्राम में देख लीजिए, चाहे इंस्टाग्राम में देख लीजिए, चाहे स्नैपचैट में देख लीजिए, चाहे वो स्काइप हो, ज़ूम हो, मीट हो, जिट्सी हो, कोई भी आपकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऐप हो, उन सब में ये सेटिंग का ऑप्शन होता है कि आपका डिफ़ॉल्ट फ्रंट कैमरा जो है, उसको आप ऑफ रखिए। ताकि इन केस आपने किसी गलत लिंक को क्लिक कर भी दिया है एंड सामने कोई वीडियो कॉल आ भी गया है, तो उसमें आपका वीडियो कैप्चर नहीं होगा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जो सेफ क्लिक अभियान हमने चलाया,
उसका पूरा उद्देश्य ही यही है कि सस्पिशियस लिंक्स पे आपको क्लिक नहीं करना है। आपको कोई भी लिंक ऐसी लगती है कि, और लिंक बेसिकली आप किसी वेबसाइट को सर्व करते हो तो डिजिटल मार्केटिंग का इतना पेनिट्रेशन है, आप किसी भी वेबसाइट में साइड में आपको मल्टीपल एड्स मिल रहे होते हैं। आप किस ऐड पे क्लिक कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे हो, वो क्लिक बेट पे डिपेंड करता है, किस प्रकार का ऐड उन्होंने चलाया है। कहीं ना कहीं गलती से, कहीं ना कहीं जानबूझ करके वो आप वहाँ क्लिक करते हैं, मतलब यूज़र जो है वहाँ क्लिक करता है। जब भी आपको कोई ऐसा ऐड मिल रहा है जो कि आपको टू गुड टू बी ट्रू लगता है कि यार ये कैसे हो सकता है कि मतलब 6,000 में आईफोन, या फिर दिलजीत की शो की टिकट्स इतनी सारी, या फिर वीआईपी पास, वेन एवर एनी थिंग इज़ विजिबल जो कि आपको टू गुड टू बी ट्रू लगता है, आप उसको क्वेश्चन करिए, आप उससे बचिए। तब जा करके आप उसमें उसमें बचा पाएंगे अपने आप को कि ऐसी गलत लिंक्स पे नहीं जाएंगे। मैसेजेस में कई बार आपको बहुत सारी लिंक्स आती हैं कि आपका वीडियो चल रहा है, या आपकी फ़ोटो है क्या, या फिर आपको किसी प्रकार से कोई कोई भी एक वीडियो की लिंक आएगी या लिंक आएगी, आप उसको मत क्लिक करिए ना। या अगर आपको चेक भी करना है कि भाई क्या लिंक भेज दिया है, आप उस लिंक को कॉपी करिए, आप एक सैनिटाइज्ड इन्वायरमेंट में जाइए। सैनिटाइज्ड इन्वायरमेंट मतलब एक इनकॉग्निटो टैब खोलिए, वहाँ पे सारा कुछ परमिशंस को विड्रॉ करके देन आप उसको सर्च करिए, वो भी हुएस लुकअप में, डोमेन लुकअप में करिए कि वो वेबसाइट, वो जो लिंक है वो किस चीज़ की है। चेक करिए, उसको खोलने से पहले भी लिंक को आप चेक कर सकते हैं किस चीज़ की लिंक है। अगर आप सेटिस्फाइड हैं तो उसको विजिट करिए, अन्यथा मत करिए। एक लिंक अगर आप विजिट नहीं करेंगे तो कुछ भी कम नहीं हो जाएगा। तो अलर्टनेस हमको सस्पिशियस लिंक्स को क्लिक करने में रखनी है। एंड जो प्रिकॉशंस हम रख सकते हैं वो ये कि अगर आपका वीडियो कैमरा डिफ़ॉल्ट मोड ऑफ है तो आप ऐसे किसी चीज़ से बच सकते हैं। एंड अगर फिर भी हो ही गया है तो जो सैनिटाइजेशन है कि आपने अपना बैंक अकाउंट कुछ समय के लिए, नेट बैंकिंग को ऑफ कर लिया, ऑनलाइन पेमेंट्स के माध्यम को आपने कुछ समय के लिए ऑफ कर दिया, कुछ समय के लिए आप उस प्लेटफॉर्म से हट गए, जो फ्रॉडस्टर है उसको रिप्लाई करना बंद कर दिया, एंटरटेन करना बंद कर दिया, थोड़ा सा डर को सह करके कि अगर अब ये तो हो ही चुका है, जो वर्स्ट हो सकता है वो तो ये कर ही चुका है, तो अब और क्या डरूं, वहाँ रो स्टॉप। जिस दिन आपने स्टॉप लगाया आपके साथ फर्दर साइबर क्राइम नहीं होगा। तो ये कहीं ना कहीं आपको मेंटालिटी ऐसी रखनी पड़ेगी, पहले अलर्ट रहना है, पूरा प्रिकॉशंस लेने हैं, फिर भी अगर हो जाता है तो कंटिजेंसी में क्या करना है, डर का सामना करना है एंड उसको एक्सेप्ट करना है, एंड फिर नेक्स्ट रीजनेबल लॉजिकल स्टेप क्या है उसको लेना है। ये ओवरऑल प्रिकॉशनरी स्ट्रैटेजीज रहती हैं। सर, ये सब होने के बाद भी आपने जो हेल्पलाइन नंबर बताया या जिस वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे कई लोग जाके रजिस्टर करते हैं, बट आप लोगों का वर्कलोड इतना रहता होगा या इतना स्कैम्स हो रहे हैं, इसका क्या रिकवरी रेट क्या होता होगा? कितने केसेस आप सॉल्व कर पाते हैं, या ये सब चीज़ें एक नॉर्मल रूटीन में आ जाती हैं? नहीं, देखिए क्या है कि ये बात सही है कि साइबर फ्रॉड्स के केसेस पिछले 4 से 5 सालों में एक्स्पोनेंशियली बढ़े हैं। एंड इसका जो टैकल करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही ड्रास्टिकली इम्प्रूव हुआ है। एंड इसको अलग अलग लेवल्स पे इस चैलेंज को फेस किया जा रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपने लेवल पे I4C के माध्यम से नए नए तरीक़ों से इसको हम प्रिवेंट करने का प्रयास कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने साइबर सेल्स हैं, डिस्ट्रिक्ट साइबर सेल्स हैं, सब जगह मैकेनिज़म्स बनाए गए हैं कि एक आम आदमी जिसके साथ साइबर फ्रॉड हो रहा है तो वो कहाँ जाए। अब उसको कहीं नहीं भटकना होता है, 1930 डायल करना है या cybercrime.gov.in डायल करना है। ये इसमें आप जैसी कंप्लेंट रजिस्टर करते हैं, ऑटोमेटिकली वो जो कंसर्न डिपार्टमेंट है जहाँ पर इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी है वो वहाँ पहुँचती है। बैक एंड में इतना सब कुछ करके रखा गया है कि जितने भी आपके फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज हैं, जो नोडल पेमेंट बैंक्स हैं या जो बैंक्स हैं, उन सबको भी बैकग्राउंड में इंटरलिंक करके रखा हुआ है कि अगर आपके साथ में फ्रॉड हुआ है और आपने विद इन सम टाइम में अगर आपने 1930 में कंप्लेंट कर दिया, बहुत चांसेस है कि आपका जो पैसा गया है उसको होल्ड करा दिया जाएगा। वो वरना मल्टीपल चैलेंज में जाने से पहले अगर होल्ड हो जाता है तो रिकवरी रेट बढ़ जाता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कितनी जल्दी आपने इन्फॉर्मेशन दी। जितनी जल्दी 1930 पे इन्फॉर्मेशन जाएगी उतनी पॉसिबिलिटी है कि आपका पैसा होल्ड हो जाएगा, उतने चांसेस रिकवरी के बढ़ जाएंगे। जितना लेट आएगा उतनी लेट पुलिस के पास में इस सिस्टम को इन्फॉर्मेशन आएगी, उतनी लेट होल्ड होगा, कई बार होल्ड हो ही नहीं पाएगा। अगर होल्ड नहीं हो पाता है तो नहीं होल्ड होने के केस में फिर एक ही तरीका बचता है कि उसको पूरा इन्वेस्टिगेट करके उस साइबर क्रिमिनल तक पहुंचना, उसको अरेस्ट करना एंड देन उससे रिकवरी करना। अब चूंकि साइबर फ्रॉड इतने सारे हो गए हैं, नंबर ऑफ साइबर फ्रॉड्स बहुत ज़्यादा हैं, साइबर क्रिमिनल्स भी बहुत ज़्यादा हैं, इट इज़ फिजिकली वेरी डिफिकल्ट फॉर द होल पुलिस फोर्स ऑफ द कंट्री कि हर एक साइबर क्रिमिनल को हम पकड़ पाएँ। मैकेनिज्म्स बने हैं, एफिशिएंट बना दिए गए हैं, सब कुछ है, बट स्टिल एक एक
साइबर क्राइम को इन्वेस्टिगेट करके क्रिमिनल को उसकी प्लेस से लेकर के आना, उसको अरेस्ट करना, उसको पूरे लीगल प्रोसेस में लेकर के आना, इट इज़ अ वेरी टीडियस प्रोसेस जिसमें इट टेक्स टाइम। अगर आज आप इंदौर में बैठे हैं, आपके साथ यहाँ फ्रॉड होता है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपके साथ जो फ्रॉड करने वाला वो हो सकता है कि लाओस कंबोडिया में बैठा हो सकता है कि वो झारखंड के किसी जंगल में बैठा हो सकता है किसी ऐसी जगह में बैठा हो जहाँ पर एक्सेसिबिलिटी प्रॉपर नहीं है। जब तक हमको उसके बारे में पता चलेगा, जब तक हम अलग अलग लेवल्स से इन्वेस्टिगेट करके उस तक पहुँचेंगे, तब तक तो बहुत सारी चीज़ें हो चुकी होंगी, टाइम बहुत सारा निकल चुका होगा, रिकवरी के चांसेस बहुत पूरे हो जाएंगे। रिकवरी अगर इम्प्रूव करनी है तो रिपोर्टिंग बहुत फास्ट होनी चाहिए, साथ साथ में इन्वेस्टिगेशन करके उनको पकड़ना, अरेस्टिंग करना, ये लगातार अपनी मैक्सिमम कैपेसिटीज़ में सारे यूनिफॉर्म फोर्सेस और जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं ये कर रहे हैं। और डेफिनेटली लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के ऊपर में भी काफ़ी वर्कलोड इसका आया है, इसका काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग भी होता है इन्वेस्टिगेशन, बट वी आर डूइंग द बेस्ट और इसमें लगातार रिकवरीज़ को हम लोग बढ़ाने का प्रयास करें, जो कि धीरे धीरे इम्प्रूव हो भी रही हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने टाइम दिया। इसके अलावा आप हमारे व्यूअर्स को कैसे अवेयर करना चाहेंगे और इस पूरे सेशन को कैसे कंक्लूड करना चाहेंगे? एक लास्ट मैसेज आप हमें क्या देना चाहेंगे सर? जी, पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो हमारा मध्य प्रदेश पुलिस का एक सेफ क्लिक अभियान है, उसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं एंड हम लोगों को एक वॉइस दे रहे हैं। हम क्योंकि आप लोगों का रीच इतना ज़्यादा है, आप लोग बहुत यंगस्टर्स के साथ में जुड़े हुए हैं, तो हमारी बात उन तक पहुँचाने के लिए सबसे पहले तो धन्यवाद। और अवेयर करने के लिए हमने मतलब पूरी गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेथड्स बनाए हैं, जो I4C की वेबसाइट्स हैं, उसमें बहुत सारे अवेयरनेस के मटेरियल्स हैं। लगातार स्टेट गवर्नमेंट्स, लगातार पुलिस बॉडीज़, ये सब अवेयरनेस के लिए मल्टीपल एडवाइजरीज़ जारी करती हैं। मल्टीपल तरीक़ों से हम लोग जा कर के अवेयर करते हैं। उन सब में आम जनता भी पार्टिसिपेट करे एंड जो यंग जनरेशन है, जिनको इसके बारे में अवेयरनेस हो गई है, अब ये आगे जो बेटन है वो उनको हम पास करते हैं। जब मैं यहाँ से आपको अवेयर कर रहा हूँ, इसके माध्यम से उनको बता रहा हूँ, तो उनकी जवाबदारी कि उस बेटन को आगे पास करना। अगर मैंने किसी एक यंग लड़के को बताया कि ऐसे साइबर अवेयरनेस फैलानी है, ऐसे हमको बचना है, तो उसका ये काम है कि वो अपने पेरेंट्स को जा कर के बताए, अपने रिलेटिव्स को जा कर के बताए और ऐसे एल्डरलीज जो कि इस माध्यम को रीच नहीं कर रहे हैं। आज भी बहुत बड़ा पॉपुलेशन ऐसा है जो कि इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं होता है या ऐसे माध्यमों में अवेलेबल नहीं है जिनके पास तक ये बात नहीं पहुंच पा रही है, उन तक पहुंचाना इनकी जवाबदारी है। हम अपने घर में साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम की अवेयरनेस फैलाएंगे, अपने आप धीरे धीरे करके हम पूरी लगभग 140 करोड़ की आबादी में ये अवेयरनेस फैला देंगे एंड ड्रास्टिकली उससे रिड्यूस होगा हमारा ये साइबर क्राइम का जो एक पैंडेमिक सा बना हुआ है। तो मेरे तरफ से सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिसको भी इस अवेयरनेस के बारे में पता चल रहा है, आप अपने से जुड़े हुए लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करिए एंड कहीं भी अगर कुछ ऐसा आपको लगता है कि साइबर क्राइम हो रहा है या आपके साथ हुआ है, 1930 पे उसको ज़रूर रिपोर्ट करिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। ये सेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव था। जैसा कि सर ने बोला कि ये एक चैन रिएक्शन की तरह काम करेगा। जो भी यूथ है, इन्फ्लुएंसर्स हैं, मुझे लगता है सब लोगों को ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए, सो दैट हमारे पेरेंट्स या एल्डरीज जो फ़ोन तो यूज़ कर रहे हैं, स्मार्टफ़ोन तो यूज़ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं स्कैम के चांसेस उनके साथ ज़्यादा होते हैं। तो ये हमारा कर्तव्य बनता है कि हम उन तक ये इन्फॉर्मेशन जो सर ने हमारे साथ इस पूरे सेशन में शेयर की है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा उन तक पहुंचाएं। और जो भी मोड उन्हें लगता है कि इस मोड के थ्रू हम ये इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे साथ ये वैल्यूबल सेशन शूट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच सर।